डियर स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट सेशन फास्ट के फर्दर क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने लगा हूं और डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आपके काम आ रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को देख के तो आपको पता चलता है कि टेस्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है उसकी टेंडेंसी किस तरफ जा रही है। और जो क्वेश्चन है विद ऑप्शंस हैं, एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ जिस तरह के टेस्ट में आ रही होती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आप देखें कॉज अल्फा बाई टू, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है कॉज अल्फा बाई टू। अब इसमें कोई बात एक्सप्लेन करने वाली नहीं। कॉज अल्फा बाई टू आप सब जानते हैं, इट्स अ स्ट्रेट फार्मूला जो आप सबको याद है, एस इंटू एस माइनस बी ए ओवर बी सी। इससे जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ये कि अगर टेस्ट में कॉज अल्फा बाई टू आया तो साइन अल्फा बाई टू भी आ सकता है, टेन अल्फा बाई टू भी आ सकता है। तो फिर आप सारे जो हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें। नेक्स्ट आप देखें डोमेन एंड रेंज ऑफ थ्री टेंजेंट एक्स बाई टू, ये जो क्वेश्चन है टेस्ट में आया। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत दफ़ा हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि टेंजेंट जो है उसकी डोमेन कैसे निकालनी, उसकी रेंज कैसे निकालनी। रेंज के बारे में हमेशा समझाता हूँ कि रेंज की हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। जहाँ तक डोमेन की बात है तो डोमेन का ट्रिक आप सबको पता है कि आप लोग क्या करते हैं इसके ट्रिक के अंदर कि जो एंगल है बेसिकली यहाँ पर जो सिचुएशन है x बाई टू, इसको नॉट इक्वल करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू एंड ऑब्वियसली n जो आपको यहाँ नजर आ रहा है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। x बताना होता है तो फिर हम कहते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू को यहाँ से शिफ्ट करें, बाई चांस 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डोमेन को, जबकि रेंज पहले ही बता चुका हूँ कि रेंज हमेशा से सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ऑप्शंस पे जाते हैं तो फिर आपने बड़ा केयरफुली काम करना है कि पहले डोमेन है तो पहले डोमेन का आंसर आ रहा है, फिर उसे रेंज पूछिए तो रेंज, फिर ये एंड के बाद आपको रियल नंबर नजर आ रहा है। लिमिट x गोज टू जीरो, x ओवर x मॉड है, ये आपने बताना। ट्रिकी क्वेश्चन होता है लेकिन एक्सप्लेन किया होता है कि जब कभी मॉड आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ जाए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में आप सबको हमेशा समझाता हूं कि ये पीस वाइज फंक्शन होता है। बाय डेफिनेशन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव x ओपन होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नेगेटिव x ओपन होता है इफ x इज लेस देन जीरो। जीरो इसका टर्निंग पॉइंट होता है। सो ये इसका बिहेवियर होता है पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन जीरो के जीरो से ग्रेटर है या लेस जा रहा है। अच्छा, अब चूंकि लिमिट की बात कर रहे हैं और लिमिट में जब ये सिचुएशन आ जाए कि एक ऐसा फंक्शन आ जाए जो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हो, तो हमेशा हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि लेफ्ट राइट लिमिट अगर इक्वल है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं है तो फिर क्राइटेरियन ये कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वी हैव टू सी दैट। अब अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, सो इफ आई डू लाइक दिस कि लिमिट x गोज टू जीरो के ऊपर एक माइनस सिंबल है जो लेफ्ट लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब लेफ्ट लिमिट का मतलब ये हुआ कि मुझे x मॉड को ओपन करना है। ओपन करूंगा तो x की वो वैल्यू जो जीरो से लेस है वो मैं ले लूंगा विच इज एक्चुअली -x। फिर मैं इसकी राइट लिमिट पे जाता हूँ, स्टूडेंट राइट लिमिट पे जाऊंगा, जीरो के ऊपर सिंबॉलिकली प्लस लगाता हूँ, राइट लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्लस का मतलब ये होता है कि आपने x की वो वैल्यू उठानी है जो जीरो से ग्रेटर है। ये राइट साइड की बात हो रही, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए फिर आप उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव x ले लेंगे। यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लिया, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो -1 के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट जो है वो -1 ही रहेगी। यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे +1 के ऊपर अगेन कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करेंगे +1 ही रहेगा। आपको समझ आ रही है कि इसकी जो लेफ्ट लिमिट है और राइट लिमिट है स्टूडेंट वो आपस में इक्वल नहीं है। सो फिर आप इसमें कहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। ऑप्शन अल्फा इसका आंसर बन रहा है। बाज़ का टेस्ट में ये x ओवर x मॉड है, बाज़ का टेस्ट में x मॉड ओवर x आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप x मॉड ओवर x को लेके चलेंगे तो भी आपने यही डेफिनेशन को ही इंपोज करना है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के साथ आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टेस्ट में, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x मॉड। अभी आपको समझाया था कि x मॉड क्या है और अब बात हो रही है उसके डेरिवेटिव की, लेकिन डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर है, x इज इक्वल टू जीरो। मैनी टाइम्स आप मेरे लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा, चूंकि ये टेस्ट में आना ही होता है क्वेश्चन, हमारे किप्स के टेस्ट में भी, लेक्चर्स में, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा। दोबारा समझाता हूँ कि इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि याद रखें कि x मॉड का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। इससे पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था कि x मॉड को ओपन कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन आपको रिकॉल करवाई थी। यहां पर क्या रिकॉल करवा रहा हूं, इससे ग्राफ याद रखें। मैं समझाता हूं कि इसका ग्राफ हमेशा स्टूडेंट वी शेप बनता है, वी शेप इसका ग्राफ बनेगा। वी शेप का मतलब यह कि हमेशा इसके ऊपर क्या आएगा, कॉर्नर आएगा, शार्प कॉर्नर, शार्प एज आपको नजर आएगी। इस पॉइंट पे आ रही, जो पॉइंट यहां पर क्या है, जीरो। तो याद रखें मैथमेटिकली फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं जब वो स्मूथ कर्व्स होते हैं,
और मैथमेटिकली कॉर्नर्स के ऊपर, शार्प कॉर्नर पे, शार्प एजेस के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि एक्स मॉड का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट 0 पे क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, स्मूथ कर्व नहीं है। लिहाजा कॉर्नर की वजह से ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो द आंसर इज के जो डेरिवेटिव की बात कर रहा है तो डेरिवेटिव जो है वो फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बस मैथमेटिकली याद रखें कि कर्व डिफरेंशिएबल है स्मूथ कर्व्स के ऊपर। ठीक है जी, स्मूथ कर्व डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट आप देखें डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, आपने प्रोडक्ट थ्योरम यूज करना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एफ एस का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा। ऑप्शन में आंसर बता रहा हूं, चार्लीस का आंसर है। नेक्स्ट आप इसमें देखें कि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन दी हुई है एंड दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब आप क्या करेंगे, आप सब जानते हैं कि सीकेंट एक्स टैन एक्स का अगर आप इंटीग्रल लेंगे स्टूडेंट तो वो क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, राइट। फिर उसके ऊपर लिमिट्स आपको दी हुई है 0 से लेकर b तक एंड दिस इज 2 स्क्वायर रूट -1 गिवन। आप अगर इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर आप क्या लिखने जा रहे हैं, b, और सीकेंट 0 आप सब जानते हैं 1 होता है, लिहाजा ये सिचुएशन बन गई। अब आप देखिए दोनों साइड से इसे कैंसिल कर देंगे तो फिर b बराबर किसके आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट को, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 45 डिग्री आप जानते हैं, जिसको π/4 भी कहते हैं। ऑप्शन देखनी पड़ेंगी तो चार्लीस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन। और के बारे में हमेशा बताता हूं, जब और आए इवेंट्स के दरमियान तो आपने क्या करना होता है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करना होता है स्टूडेंट। एडिशन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड दैट द इवेंट्स आर डिसजॉइंट, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन हो, ओवरलैपिंग हो, तो यहाँ माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, आपने खुद डिसाइड करना होता है इवेंट्स को देख के। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात हो रही है, पहला कार्ड किंग आ जाए। अब टोटल कार्ड कितने हैं 52, किंग कितने हैं 4, और क्वीन आ जाए। टोटल कार्ड कितने हैं 52, क्वीन कितने हैं 4। आप सब जानते हैं कि जो कार्ड किंग कार्ड है उसमें कुछ क्वीन नहीं होता और जो क्वीन कार्ड है उसमें कोई किंग नहीं होता, लिहाजा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट का फॉर्मूला अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बनेगा 1/13 प्लस 1/13 विच इज एक्चुअली 2/13, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी। सो ऑप्शंस में आएंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 2, 4, 5, 7 सच दैट द नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 4000 एंड आर मल्टीपल ऑफ 5। दो बातें आपको समझ आ गई हैं। एक तो आप ये बताएं कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इस पॉपुलेशन से 2, 4, 5, 7 से, बस शर्त ये कि वो नंबर जो हैं वो नंबर 4000 से ग्रेटर ना हो, एक बात ये नोट कर लें। दूसरी बात है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 भी होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और इसमें पहली बात तो आपने ये देखनी है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बताया हुआ कि इसको आपने विद रेपिटेशन करना है कि विदाउट रेपिटेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई नंबर बनाने वाला क्वेश्चन आए कि आपने देखना होता है कि हम उसमें डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा लेक्चर में समझाता हूं कि जब ये सिचुएशन है कि क्वेश्चन में उसने कुछ ना बताया हो, तो ना बताए होने का मतलब ये होता है कि फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड केस अप्लाई करते हैं। और आपको याद है कि स्टैंडर्ड केस इस केस में हमेशा क्या होता है, विद रेपिटेशन। तो लिहाजा आपने इस क्वेश्चन को विद रेपिटेशन करना है, पहली बात तो ये नोट कर लें। और विद रेपिटेशन करने का मतलब ये हुआ कि जिस डिजिट को आप एक दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे उसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, पहली बात तो ये नोट कर लें। दूसरी बात है कि अच्छा जी हमें वो नंबर चाहिए जो 4000 से ग्रेटर ना हो। अब अल्टीमेटली 4000 से जो ग्रेटर नहीं होगा वो यहाँ से स्टूडेंट 1 डिजिट नंबर बन सकता है, 2 डिजिट नंबर बन सकता है, 3 डिजिट नंबर बन सकता है और 4 डिजिट नंबर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें 4 डिजिट्स हैं। अब क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि नंबर जो आपने बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है। याद रखें जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो आप इस सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे। आप 1 डिजिट पे भी जाएंगे, 2 डिजिट पे भी जाएंगे, 3 पे भी जाएंगे, 4 पे भी जाएंगे, उन सबको फिर बाद में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, अब केसेस के साथ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, अच्छा मैं आपको बनाकर देता हूं 1 डिजिट नंबर। अच्छा 1 डिजिट नंबर जो बनेगा स्टूडेंट, ज़ाहिर है उसमें 1 डिजिट ही आएगा। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो 1 डिजिट नंबर बने वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 नंबर वो होता है जिसकी लास्ट प्लेस के ऊपर 5 होता है या 0 होता है। 0 क्वेश्चन में यहाँ पर पॉपुलेशन में है नहीं है, 5 अलबत्ता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जो 1 डिजिट नंबर बनेगा उसमें मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, ओनली 1 चॉइस है,
और वो चॉइस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आप क्या 5 ले सकते हैं। देखिए आप 2 नहीं ले सकते, 2 लेंगे 1 डिजिट नंबर 2 तो 5 का मल्टीपल ही नहीं है। अगर आप 4 लेंगे या 7 लेंगे यहाँ पर तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल नहीं है। बात ये कंक्लूड हुई कि 1 डिजिट नंबर जो कि 5 का मल्टीपल होगा और 4000 से ऑब्वियसली छोटा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही नंबर बन सकता है जब यहाँ पर आप किसको रख रहे होंगे स्टूडेंट, 5 को यहाँ पर रख रहे होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा केस मेरे पास क्या है स्टूडेंट के हम बनाते हैं 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट नंबर जब आप बनाएंगे तो 2 डिजिट नंबर इन एनी केस 4000 छोटा ही होगा। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप मल्टीपल ऑफ 5 बनाएं। अभी आपको समझाया था कि मल्टीपल ऑफ 5 के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 5 को आपको फिक्स करना पड़ेगा। लिहाजा इस प्लेस को फिल करने का सिर्फ मेरे पास एक तरीका है, 1 वे है, 1 चॉइस है, 1 वे है। अलबत्ता यहां से शुरू करें, जब आप यहां से शुरू करेंगे फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस को फिल करने की ये सारी चॉइसेस हैं। और चॉइसेस कितनी, आप बस 4 चॉइसेस हैं, 4 वे हैं। इनको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक। सो फाइनली क्या बनेगा, 4 नंबर बनेंगे। 4 नंबर बनेंगे जो कि 2 डिजिट होंगे, जो कि 5 के मल्टीपल होंगे और ऑब्वियसली 4000 से छोटे होंगे। आपको नॉट ग्रेटर चाहिए। अगले केस पे आए, अगला केस क्या बनेगा, 3 डिजिट। अच्छा जी, अब 3 डिजिट नंबर पे जाते हैं। अब आपको समझ आ गई सारी बात की कि ये है मेरे पास 3 डिजिट नंबर। आपको समझ आ गई कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल चाहिए। यहाँ पर हमेशा मेरे पास 1 चॉइस है, 1 वे है। फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, फर्स्ट प्लेस पर आएंगे तो आई हैव 4 चॉइसेस। तो फर्स्ट प्लेस पे 4 चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम इसे कर रहे हैं विद रेपिटेशन, तो विद रेपिटेशन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 4 वेज हैं, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के भी कितने वेज हैं स्टूडेंट, इस पे भी 4 वेज हैं। जिस ऑप्शन को फर्स्ट प्लेस पे यूज किया उसको सेकंड पे यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 16। तो क्या समझ आई, 16 नंबर बनेंगे जो कि 3 डिजिट होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे और 4000 से ऑब्वियसली छोटे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट केस आप देखिए वो क्या बनेगा, 4 डिजिट नंबर। सो लेट्स सी 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ये फाइनल केस होगा। आपके जिन में बात आ रही है कि 4 डिजिट नंबर जब आप बनाने जाएंगे स्टूडेंट, तो एक बात जो आप सबको क्लियर हो रही है वो ये कि इस प्लेस के ऊपर तो मैंने 5 को फिक्स करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है, 1 वे है मेरे पास। अब जरा केयरफुल होकर आपने चलना है, केयरफुल होकर आपने ये चलना है यहाँ पर स्टूडेंट के इससे पहले जो 1 डिजिट था, 2 डिजिट था, 3 डिजिट था, ये सब के सब अल्टीमेटली 4000 से छोटे थे। लेकिन अब चूंकि अब आ गए 4 डिजिट के ऊपर, लिहाजा यहाँ पर केयरफुली आपने देखना है, क्या आप इसकी फर्स्ट प्लेस के ऊपर इस 4 को लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। अगर आप 4 लेकर आएंगे तो जो बनेगा ये 4000 समथिंग बनेगा, 4000 से बड़ा नंबर बनेगा। क्या इस फर्स्ट प्लेस के ऊपर आप इस 5 को लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते, 5000 समथिंग बनेगा। क्या 7 को लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते, 7000 समथिंग बनेगा। लिहाजा हम इंश्योर कर रहे हैं कि 4000 से बड़ा नंबर ना बने। तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर सिर्फ आपके पास एक चॉइस है और वो क्या है, 2। तो यहाँ पर 1 वे है, इसको केयरफुली देखना है। और 1 वे क्या है स्टूडेंट, कि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 को रखना अफोर्ड कर सकते हैं, वो बनेगा 2000 समथिंग, जो कि 4000 से अल्टीमेटली छोटा होगा। ये बात समझ आने के बाद अब आप आए सेकंड प्लेस पे। भाई सेकंड प्लेस पे तो कोई पाबंदी नहीं है, चारों में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें, तो कितने आ जाएंगे, 4 वेज। थर्ड पे कोई पाबंदी नहीं, जो सा मर्जी यूज़ कर लें, वो फिर से क्या आ जाएगा, 4। अल्टीमेटली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 16। मतलब क्या समझ आया कि 16 नंबर बनेंगे जो कि 4 डिजिट नंबर होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे और 4000 से ग्रेटर नहीं होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब फाइनली आपके पास आंसर क्या बन रहा है, फाइनली आंसर ये बन गया कि आपने अब इन सब को ऐड कर लें। तो दिस इज 1 प्लस ये कितना है, 4 प्लस ये 16 प्लस 16, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। तो 32 और 4 36 प्लस 1 37। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि 37 मेरा आंसर इस क्वेश्चन में। डेल्टा इसकी ऑप्शन है कि ये सिनेरियो में 37 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 20 सच दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। फिर वही बात आ गई, हमेशा समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, और आ गया। और का मतलब आप सब जानते हैं एडिशन है, मैंने पहले बताया।
और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का आप फिर से फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक इवेंट है 1 से लेकर 20 तक आपके पास जो एक पॉपुलेशन दी हुई है, उस पॉपुलेशन में से वो कहता है कि बताएं मल्टीपल ऑफ 3। आप सब जानते हैं मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेंगे, 3 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 9 बनेगा, 12, 15 और 18, ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 कितने बन गए हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मेरे पास कितने हैं जी 20, और फेवरेबल कितने आगे 6 आगे, बात होगी कंप्लीट। उसके बाद वो क्या कहता है मल्टीपल ऑफ 5 के ऊपर बात करें। 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 1 से लेकर 20 तक पॉपुलेशन है, एक 5 है, एक 10 है, एक 15 है, और चूंकि उसने कहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें, फ्रॉम 1 to 20, तो फ्रॉम 1 to 20 का मतलब ये हुआ कि 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, लिहाजा नोट करें कि फिर मैंने 20 को भी शामिल किया है। ये सारे कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं, तो क्या बन जाएगा 4/20। अगली बात जो अगर आप गलत करेंगे तो बहुत ही गलत बात होगी, और वो ये है कि क्या आपने सोचा है कि ये ओवरलैपिंग है डिसजॉइंट, हमेशा समझाता हूँ देखा करें। यहाँ पर ये एक आउटकम आपको 3 के मल्टीपल हैं, ये दूसरा इवेंट है 5 के मल्टीपल है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, आप सबको कॉमन नज़र आ रहा है, और वो क्या कॉमन नज़र आ रहा है स्टूडेंट, 15 एक ऐसा नंबर जो दोनों तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फिर ये जो इवेंट्स आपको दिए हैं ये कौन से दिए हुए हैं, ये ओवरलैपिंग है जिसमें कुछ कॉमन हो। तो ओवरलैपिंग का फॉर्मूला यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करना है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी 1 एलिमेंट आ रहा है 1/20। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। सो अब आपके पास जो आंसर बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9/20। ऑप्शंस पे जाते हैं तो 9/20 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू बी 0.45, तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। जब आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे ज़ाहिर है 90 आ जाएगा, यू कैन डू दैट। सो द पॉइंट वॉज कि ये ओवरलैपिंग इवेंट्स बनते हैं। What is the probability that all the numbers are same if dice is rolled 4 times? अब देखिए डाइस को अब आप 4 टाइम रोल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी में पहले आपने क्या लेना है, पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम क्या है कि जब आप डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम होते हैं 6⁻n। अब 6⁻n का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप उसको 4 टाइम कर रहे हैं तो आप ले लें 6⁻4, ये काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं, पॉसिबल आउटकम काफ़ी ज़्यादा है, 6⁻4 आपको समझ आ रही है। अब उनमें से आपने कौन से ढूंढने हैं, वो फेवरेबल आउटकम है, वो कौन से ढूंढने हैं आपने, जिसमें वो आपसे कहता है कि ऑल द नंबर्स आर सेम, यानी चारों दफ़ा जो नंबर आए वो सेम आए। अच्छा भी क्वेश्चन आसान है लेकिन सम टाइम कंफ्यूज कर रहा होता है, ट्रिकी बन जाता है। यहाँ पर उसने 4 दफ़ा रोल करने की बात की, वो 6 दफ़ा रोल करने की भी बात कर सकता है, 3 दफ़ा की भी बात करता है, इट डजेंट मैटर। जो बात आपने फोकस करनी वो ये कि ऐसा कितनी दफ़ा होगा कि जब उसके ऊपर चारों दफ़ा नंबर सेम आए, ऐसा 6 दफ़ा होगा। 6 दफ़ा कैसे होगा कि आप देखिए 1 1 1 1 आ जाए, तो ये चारों दफ़ा जो है उसके ऊपर 1 आ गया, ये फेवरेबल आउटकम बन गया। फिर क्या बन जाएगा 2 2 2 और 2, सब के ऊपर 2 आ जाए, ये फेवरेबल बन गया। इन द सेम आप चलते रहें तो 6 6 6 और 6, आप काउंटिंग कर लें कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। अगर वो कहता है कि 3 दफ़ा इसको हमने रोल किया तो भी वो 6 ही बनते हैं। सो कहना ही चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द केस, आप इसे कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1/6⁻3 विच इज़ एक्चुअली 1/216। ऑप्शंस पे जाके देखेंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, दिस इज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। एक तरीका तो मैं इसका ये समझाता हूँ स्टूडेंट्स के, इसको ऑप्शन के साथ जज किया करें। मतलब 1.02 की पावर 3 है क्यूब आपने लेना है, ठीक है जी। अब टू 4 डेसिमल तो छोड़ दें, हर ऑप्शन में यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ अलबत्ता 3 हैं, यहाँ 4 हैं, जहाँ पर 3 है वो ऑप्शन ज़्यादा नहीं बनेगी। अच्छा, जब आप इसका क्यूब लेंगे, अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या 1.02 का क्यूब लेने पे आप 1.9 तक जा सकते हैं, इतना दूर जा सकते हैं। क्या आप 1.02 का क्यूब लेने से आप 1.6 तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अगर मैं जजमेंट के साथ चलूं तो मैं ये बताऊंगा कि माय जजमेंट इसकी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो वैसे नहीं होना, तो मुझे लग रहा है कि अल्फा इसका आंसर है। ये जजमेंट है, ये आपको भी करनी है, क्योंकि 1.02 का जब आप क्यूब लेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा कि वो 1.5 जाए या 1.8 बने या 1.9 बने। तो जजमेंट के साथ अपने आंसर तक पहुँचें। अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, येस वी कैन डू दैट। अब वो कैसे करेंगे कि वी आर हैविंग दिस सिचुएशन, आप इसको लिख लें 1 + 0.02 का क्यूब, ठीक है। अब मैं आपको एडवाइस करता हूँ इस पर बायनोमियल ओपन कर दें। बायनोमियल ओपन करेंगे तो क्या बनेगा,
1 प्लस एन एक्स, आप सबको फॉर्मूला आता है एन एक्स, ये एन है ये एक्स है, और फिर उसके बाद n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। इतना काफ़ी है क्योंकि आपको चाहिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इतना काफ़ी है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06। अब देखिए यहाँ से भी समझ आ जाएगी, यहाँ से भी समझ आएगी कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो 1.06। अगेन आप देखिए कुछ भी ना करें, ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, तो फिर भी आप अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से भी समझ आ गई। चलें अगर इसको पूरा भी कर दूं तो 3 माइनस 1 2, 2 को 2 फैक्टोरियल पर डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 0.02 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 0.004। जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली बन जाएगा 0.000, और यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 0.00 और ये बन जाएगा 4। जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बेसिकली यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। सो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आई एम श्योर आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग। सो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने से यू कैन सी दैट कि यहाँ पर फिर से यही फॉर्म बन रही है, तो अल्टीमेटली अल्फा इसका आंसर है। ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाई है कि इफ़ किसी सिचुएशन में आपको करनी पड़ जाए, अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू कैन गेट योर आंसर विच इज अल्फा इन दिस केस। नेक्स्ट आप देखिए tan x इज इक्वल टू cot x, आपस एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, राइट। अब वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ट्रू फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, कितनी वैल्यू ऑफ x की हो सकती हैं। अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो इनवैलिड अगर नहीं दी हुई, वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो याद रखें फिर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो स्ट्रेट अवे अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी चलें तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे कैलकुलेट करना है तो कॉट को आप क्या लिख लें 1/10, आप सब जानते हैं। जब आप इसको 1/10 करेंगे, 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगी इसकी फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 विच मीन्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू +-1। नाउ यू कैन सी दैट कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू +-1 ये बहुत जगहों पर होगा, जिसको मैंने पहले समझाया इनफाइनाइट वैल्यूज के ऊपर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें जी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर बहुत सारा सोच रहे होंगे कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बल्कि उसके ऊपर इन्वर्स है, बल्कि लॉग लगा हुआ है, सो मैनी थिंकिंग। सिर्फ एक बात नोट कर लें, ये सारा का सारा आपको टेस्ट में उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये सब का सब जो है वो कांस्टेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली अ कांस्टेंट। कैसे भाई, ln ऑफ v क्या होता है, 1 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, ज़रा 90 होगा, π/2 होगा, और फिर आगे इसको लेके चलें उसका लॉग लेंगे, तो जब आप उसका लॉग ले लेंगे तो फिर अल्टीमेटली कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो सम टाइम क्वेश्चंस में वो इस तरीके से भी आप लोगों को ट्रैप करता है, कंफ्यूज करता है। आप उसे क्लियरली देखेंगे, मुझे यहाँ कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, आपको भी नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्स यहाँ नज़र आ रहा है, कोई एक्स नहीं है, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट ही सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे जी इंटीग्रेशन करनी, 1 - sin x स्क्वायर रूट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन जिस तरफ आपको ड्रैग कर रही है उस ऑप्शन को देखना आपने, हर ऑप्शन में x/2 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 नज़र आ रहा है। सो एक फॉर्म इसकी हम बनाते होते हैं, और उस फॉर्म की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ, सबसे पहले ये 1 जो आप देख रहे हैं, इस 1 को वी कैन राइट लाइक दिस, मे बी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो वो फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ ये जो साइन एक्स आप देख रहे हैं, इसको डबल एंगल फॉर्मूले के साथ ओपन करें। डबल एंगल से करेंगे तो बनेगा 2 sin x/2 एंड cos x/2। यू नो दैट कि सारा कुछ करके मैंने क्या फॉर्म कंप्लीट किया, कि यूजुअली आप अपने सिलेबस में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके से। अब ये सारा कुछ करके जो बात बन रही वो ये बन रही है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हेयर कि हम इसको लिख रहे हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ पर माइनस के साथ आप इसे सॉल्व करें, बिकॉज द साइन ओवर हेयर इज माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, राइट। अब आप देखेंगे जब आप उसको माइनस के साथ होल स्क्वायर कर रहे हैं और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, यू नो दैट कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन करनी स्टूडेंट्स, cos x/2 माइनस साइन x/2। अब किसी भी लिहाज से क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रह गया। cos की इंटीग्रेशन साइन x/2, एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखना है आपने 1/2, माइनस साइन x/2 को इंटीग्रेट कर लें। ओवरऑल आप देखेंगे जो ऑप्शन बन रही है वो चार्ली इसका आंसर बन रहा है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे।
नेक्स्ट आप आ जाए जी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, बहुत दफ़ा बताता हूँ। सबसे पहले देखें ये है कौन, ये है हाइपरबोला। ये बात समझ आ रही है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट साइन हाइपरबोला। हाइपरबोला के अंदर x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ बनेगा, अगली बात ये बनेगी अबाउट x एक्सिस। यही वो डिसीजन है जो हमेशा अपने लेक्चर्स में करवा रहा होता हूँ। जब तक ये डिसीजन नहीं करेंगे क्वेश्चन का आंसर ठीक आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाइपरबोला समझ आ गई, अबाउट x एक्सिस क्योंकि x पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होता है वेरिएबल उसके अबाउट ये बन रहा होता है, उस एक्सिस पे बन रहा होता है। अगली बात, पॉजिटिव के डिनोमिनेटर में जो है वो क्या होता है a², नेगेटिव के डिनोमिनेटर में क्या होता है b²। ये बात भी समझ आ गई। अब आप आएंगे क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो जब अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो अबाउट एक्स एक्सिस में डायरेक्ट्रिसेस की जो इक्वेशन आपने पढ़ी वो पढ़ी आपने x इज इक्वल टू प्लस माइनस c/e²। अब c/e² जो होता है उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी होती है। पहले मैं आपको बताऊं c/e²। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बताता होता हूं कि आप इसको लिख सकते हैं a/e। स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब आपने करना है कि a आपको मिल रहा है क्वेश्चन से, जब आप a की तरफ जाएंगे तो a बेसिकली यहां से क्या है 9। e कहां से आएगा, e आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। e के बारे में आप जानते हैं, e व्हाट इज दैट, e एसेंट्रिसिटी, दैट इज c/a। सो वेयर इज c, तो हाइपरबोला के केस में c आप कैसे निकालते हैं, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट ओवर a। अब a² b² करेंगे तो 81 और 64 को जब आप ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 5 और 8 और 6 14, 145 स्क्वायर रूट। और a की तरफ जाएंगे तो a बेसिकली यहां से क्या बनेगा 9, पॉजिटिव लेना है आपने। ठीक है, वापस आ जाए इस तरफ, जब आप इस तरफ आ जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की जगह पर मैं फिर बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल 9 और e की वैल्यू। ठीक है जी, e अभी आपने कैलकुलेट किया है 145 स्क्वायर रूट ओवर 9। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 81 over 145 square root. Let's see the option right we are having over here. So beta, yes, beta इसका आंसर बन रहा है जो कि डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन है, हाइपरबोला की जो कि बन रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया टेस्ट में वो आया x + 7 11 डिवाइड्स दिस वन। तो आपने क्या करना है, b की वैल्यू, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो उसका क्या बनेगा, फैक्टर, यानी यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा -11। इस वैल्यू को यहां पर आपने क्या करना है, प्लग इन। जब प्लग इन करेंगे तो क्या बनेगा 2x² मतलब -11 का स्क्वायर, और b तो निकालना है x -11। इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, या वो उसको उसने लिखा हुआ डिवाइड कर है। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर यही लिया जाएगा कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी उसका फैक्टर है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा 2 × 120 और -11b इज इक्वल टू 0। तो finally you know that 2 × 120 is equal to 11b. You have to find the value of b. So finally this is going to be 22. आप इसे कैंसिल कर लेंगे। So b की वैल्यू 22 अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू x² log of 2x देन dy/dx निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। प्रोडक्ट थ्योरम के साथ आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिहाजा यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है और 40 का आंसर है। ये ऑप्शन भी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन टेस्ट में ऐसी आई हैं। अब आप सब जानते हैं कि टेस्ट में कुछ क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो 5 हैं, फास्ट के टेस्ट की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और कुछ में 4 है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखे मैंने 4 ऑप्शन वाले करवाए हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन वाले करवाए, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन जब आया तो 5 ऑप्शन थी इसके साथ और एग्जैक्ट यही ऑप्शन थी। नेक्स्ट आप देखें जी, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस वन और एट द पॉइंट दिस। क्या समझ आई है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे पहले जाना है। ठीक है जी, इस हाइपरबोला के ऊपर और इस पॉइंट पे जब इक्वेशन निकल आएगी तो फिर आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है, वाई इंटरसेप्ट, वो आखिरी बात है। अच्छा, हमेशा की तरह पहले आप इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ, यानी यहाँ पर आपने 1 बनाने, 12 पे डिवाइड करेंगे तो x² ओवर 4 माइनस y² ओवर 3 इज इक्वल टू 1 बन गया। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जबकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट ट्रिक हमेशा समझाता हूं जो कि बहुत हैंडी ट्रिक होता है, मेरे लेक्चर्स में आप देखिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हो, पता हो क्वेश्चन में टेंजेंसी आपको दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जब दिया हो, तो उस केस में मैं क्या समझाता हूँ ट्रिक, इसका रिप्लेसमेंट मेथड। अब वो रिप्लेसमेंट मेथड पूरा यहाँ पर कर नहीं रहा, लेकिन सिर्फ आपको इतना रिकॉल करवा रहा हूँ कि जहाँ x² लिखा है उसको रिप्लेस करना होता है x1 के साथ, और जहां y² लिखा है उसको रिप्लेस करना है y1 के साथ। सो दैट्स ऑल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है।
अब आपने क्या काम करना होता है, अब आपने पॉइंट पुट करना है। x1 की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 4x/4, और y1 की जगह पर आपने क्या पुट करना है -3, सो दिस इज गोइंग टू बी -3/3 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट फाइनली आप कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा, यहां से प्लस y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। तो अगर इक्वेशन टेंजेंट पूछी होती तो आपके पास आंसर आ गया, लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते होते हैं, x को 0 पुट करते हैं। वो जगह है जहां पर जो लाइन टेंजेंट है y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, लिहाजा पुट x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज गोइंग टू बी द y इंटरसेप्ट विच मीन्स y इज इक्वल टू 1। डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। फिर से वही बात है, 5 ऑप्शन है, इसी सीक्वेंस में टेस्ट में आई हुई हैं और उसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इज द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन है, आपने पढ़ रखी हुई है। ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। द एंगल बिटवीन देम, तो फॉर्मूला आपको याद है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन से निकलती हैं उसमें एंगल निकालने का जो स्ट्रेट अवे ट्रिक है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h² - ab√a+b। हमेशा समझाता हूं आप लोगों को कि a किसे कहते हैं, a कहते हैं x² कॉफिशिएंट को, b किसे कहते हैं y² कॉफिशिएंट को, और h जो है वो प्रोडक्ट टर्म के कॉफिशिएंट का हाफ होता है। अब प्रोडक्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो -24 है, इसका हाफ करेंगे स्टूडेंट तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, h की आ जाएगी। ये बातें बार बार मैं समझा रहा होता हूँ। अब आपने क्या करना है, h की जगह पर आपने क्या पुट करना है -12, उसका स्क्वायर भी करना है तो 144, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 11 है तो बन जाएगा 44। सो a प्लस बी कर लें, a प्लस बी करेंगे अगेन ये कितना बनेगा 15। सो फाइनली वी हैव 2 और ये कितना बनेगा 100 का स्क्वायर रूट ओवर 15। सो आप सब जानते हैं कि 100 का स्क्वायर 10 होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी 20/15। 20/15 को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो बेसिकली वो क्या बनेगा 4/3। सो आपने थीटा निकालना है, ऑप्शन में थीटा दिया हुआ है, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऑप्शन देखें तो इसी सीक्वेंस में डेल्टा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आप देखें, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 12 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। आपको हमेशा समझाता हूं कि टीम बनानी हो, कमेटी बनानी हो, कुछ मेंबर्स की सिलेक्शन करनी हो, ग्रुप बनाने हो, हमेशा क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन का काम होता है, सिलेक्शन क्राइटेरियन होता है, वो सिलेक्शन का बताता है। अब आपने क्या करना है, आपने 16 प्लेयर में से 12 प्लेयर की टीम बनानी है, सिलेक्ट करनी है, तो 16 कॉम्बिनेशन 12। फिर फंस गए हैं, ट्रिक रिकॉल कर लें। हमेशा समझाता हूं कि 16 कॉम्बिनेशन 12 आपने कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करें। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या है कि 16 में अगर आपने 12 को सेलेक्ट किया है तो अनसेलेक्टेड कितने हैं, 4 हैं, तो लिहाजा 16 कॉम्बिनेशन 4 कर लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ओपन कैसे करना है उसका ट्रिक हमेशा समझाता हूँ, फिर बता रहा हूँ। 16 को ओपन करें 4 टाइम्स। अब 16 को 4 टाइम मैंने क्यों ओपन, क्योंकि यहाँ 4 था, और 4 के फैक्टोरियल पे स्टूडेंट डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ 4 था। दिस विल ऑब्वियसली गिव यू द आंसर। अब आपने कैंसिलेशन कर लेनी, यहाँ से कैलकुलेट कर लें, डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखिए जी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द टाउन, if at the time of survey the population is 2 million and is doubled in 10 years, then the number of person after 20 years। सारा क्वेश्चन सुन लिया, पढ़ लिया, एज इट इज 100% स्टेटमेंट टेस्ट के अंदर यही ऑप्शन भी दी हुई हैं। सारी बातें पढ़ें, ज़रा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने उसमें से निकालना है क्रक्स जो एंड टेस्ट में आपको आपके आंसर तक पहुंचाए, ऑप्शन तक पहुंचाए। जो बात आपको समझ आ रही है कि पॉपुलेशन कितनी थी, यानी अगर मैं इसको सिंपल एनालिसिस करूं, IQ के साथ करूं, तो मेरे पास सिचुएशन है कि पॉपुलेशन कितनी है 2 मिलियन। अब वो कहता है कि 10 साल बाद उसने क्या होना है, डबल होना है। तो 10 साल जब गुजर जाएंगे, 10+ लिख रहा हूं, 10 साल गुजरने के बाद अब डबल करने का मतलब वो कितनी हो जाएगी 4 मिलियन। अब कहता है बताएं 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का मतलब मैंने फिर कहाँ जाना है, 10 साल जाने हैं, ठीक है। अब मुझे फिर क्या करना है, डबल करना है, तो 4 डबल क्या होगा 8। तो स्टूडेंट्स 8 मिलियन आपका आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा हुआ है कि बताएं नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर 20 ईयर्स। ऑप्शन देखेंगे तो 8 मिलियन वुड बी द आंसर। नेक्स्ट आप आते हैं जी, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ यूजुअल सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ इंटीजर इज क्या है। अब इंटीजर आप सब जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं,
ये सेट आपको पता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। और ऑपरेशन कौन सा दिया? यूजुअल सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन आप करते हैं आप सब जानते हैं। बताएं ऑप्शन में क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर भी इंटीजर आए। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप कोई भी दो इंटीजर्स अपने माइंड में ले आए, मिसाल के तौर पे 2 एक इंटीजर है, इसमें 3 एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। ये भी क्या होता है? ऑब्वियसली इंटीजर होता है, इसका मतलब क्लोज वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। कम्यूटेटिव तो नहीं होता। कम्यूटेटिव कैसे नहीं होता अभी आप देख लें, 2 -3 और 3 -2 इक्वल होते हैं, लिहाजा ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो इस पे तो लग गया क्रॉस। उसके बाद यहां पर भी कम्यूटेटिव है, इस पे भी लग गया क्रॉस। एसोसिएटिव भी नहीं होता, आप चेक कर लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिहाजा यहां पर भी क्रॉस लगेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचती है क्लोज्ड। बेसिकली ये क्लोज्ड होगा और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अब पीरियड तो आपको इतनी दफा बार बार समझा रहा हूं, बता रहा होता हूं और बार बार ये बताता हूं कि इसने टेस्ट में आना है, 100% आना होता है। तो ट्रिक फिर कॉल करवा रहा हूं। सीकेंड का नॉर्मल पीरियड आप सबने क्या पढ़ा है? 2π एक्स के साथ देखें, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो उसे क्या कर दें? डिवाइड। और अगर वहां डिवाइड हो तो यहां पर क्या कर दें? मल्टीप्लाई। बस ये आपके पास आंसर आ गया, चार्ली इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस वन y इक्वल टू -6। आप जानते हैं y 0 x इक्वल टू -2 इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात इंटरेस्टिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया बताना है। ये बात बड़ी ऑब्वियस है, जब 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस में जब भी एरिया बाउंड होगा वो ट्रायंगल ही बनेगी। अच्छा, हमेशा आपको समझाता हूं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ड्रॉ किया करें, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। मैं एक दफ़ा आपको बनाकर दिखा दूं। ये जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपको मिल रही है, व्हाट इज दैट? दैट इज y इक्वल टू -6। आपको हमेशा समझाता हूं कि y इक्वल टू -6 ये एक ऐसी लाइन है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। तो ड्रॉ करने में आपको हमेशा आसानी होती है कि y इज इक्वल टू -6, ये वो लाइन है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। y इज इक्वल टू x वो होती है जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करती है। आगे चलें जी, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा बताता हूं कि y इज इक्वल टू 0 जो होता है ये किसकी इक्वेशन होती है? ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो अगली लाइन जो आप देख रहे हैं वो ये है, विच इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x एक्सिस। तीसरी बात, x इज इक्वल टू -2, इसके बारे में भी समझाता हूं कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमेशा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। -2 है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहां पर बनेगा x इज इक्वल टू -2, दिस इज x इज इक्वल्स टू -2। तो ये प्लॉटिंग बहुत आसान है और आप बड़ी जल्दी इसको कर सकते हैं। अब जो एरिया आपने फाइंड आउट करना है, आप सबको समझ आ रही है कि ये वो एरिया है जो आपने फाइंड आउट करनी है। दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखें इस पॉइंट की तरफ आ जाए, मैं आपसे कहता हूं ये पॉइंट फाइंड आउट कर लें। ये पॉइंट कहां पर है? इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या है? -2 और y की वैल्यू क्या होगी? यहां पर देखें, x को -2 स्टूडेंट्स यहां पुट करें इसकी जगह पर। जब आप x को -2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? 2। तो आप सबको समझ आ गई ये पॉइंट क्या है? -2 और 2। ये पॉइंट क्या है? 0। 0 ऑब्वियसली ओरिजिन है। और ये जो पॉइंट है, इधर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। बताना ये चाह रहा हूं कि एरिया जो निकालना है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अब बेस कहां नजर आ रही है? यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस सारा बेस है और ये कितना नजर आ रहा है आपको? 2। और हाइट कहां नजर आ रही है? ये हाइट है y एक्सिस के ऊपर, ये कितना है? ये भी 2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, 2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो प्लॉट करें, प्लॉट करेंगे, बातें बड़ी आसान हो जाती हैं। ऑप्शन में देखें तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें जी, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k किसके बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है। नथिंग स्पेशल, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आप देखें, फाइंड वेदर द फंक्शन सीकेंड x क्या होता है? ऑप्शन में देखें नन ऑफ दीज अल्फा ऑप्शन, टेस्ट में बिल्कुल ऐसी आई हुई है। बोथ इवन एंड ऑड, ऑड इवन, आप सब जानते हैं कि ये इवन फंक्शन होता है। यानी मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन 6 हैं उसमें सीकेंड और कॉज इवन है, बाकी सब ऑड होते हैं, ठीक है जी। ये इवन क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसमें नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सीकेंड ऑफ -x इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ x, इस वजह से इवन बनता है। कॉज भी इवन होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला हमेशा बताता हूँ, टेस्ट में कोई ना कोई आ जाता होता है, फिर आया हुआ है फास्ट के टेस्ट में। सो अल्फा इसका आंसर है, फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस y और 1 - xy, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टेस्ट में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कुछ इस तरह की ट्राइंगल है, 3 साइड्स आपको दी हुई हैं, एक 5, एक 4, एक 7 है और तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल है, लिहाजा एक स्केलेन ट्राइंगल सी बनी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला है, जिसको हेरॉन्स फार्मूला आप कहते हैं, विच इज S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अच्छा, एस आप सब जानते हैं कि एस क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस करके हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में कहता होता हूँ, तीनों साइड्स को प्लस करके तो आपने क्या करना है, 2 के ऊपर डिवाइड करना है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एस है, एस मेरे पास कितना है 8, एस माइनस ए, जिसको मर्जी ये कह रहे हैं यहाँ से, आई डोंट माइंड अगर आप इसको ए कह रहे हैं। सो 8 माइनस 4 इज 4। उसके बाद एस माइनस बी, इसका नाम बी रख लें सपोज करें तो क्या बनेगा 3 आ जाएगा। इसका नाम सी रख लेंगे तो 8 माइनस 7 क्या बन जाएगा 1। सो दिस इज़ योर आंसर बेसिकली। और 8 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो बेसिकली इसको साथ से सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। सो 12 इंटू 8 आप कर लें 96 स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा एरिया, तीनों साइड जब आपको दी हुई है। ऑप्शन में 40 का आंसर है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यू कैन राइट लाइक दिस 16 इंटू 6 विच मीन्स 4 इंटू 6 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आप देखें, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सिमेट्रिक उसने कहा टेस्ट में, एक्स आप बताएं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रिक आपको हमेशा समझाता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल है और डायगोनल के जो आमने सामने के एलिमेंट हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको नजर आ रहा है 1 और 1 सेम है, 0 0 सेम है। अब आपने चूंकि एक्स की वैल्यू बतानी स्टूडेंट, तो फिर प्रॉपर्टी का ट्रिक जो मैंने बताया वो अप्लाई कर दें। उस ट्रिक के मुताबिक जो भी मैंने आपको समझाया, आपने क्या करना है, इस एक्स को इक्वल कर दें -3x के, तो बनेगा 4x इज इक्वल टू 0 विच मीन x इज इक्वल टू 0। तो x आपने बताना है अल्फा, इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आप देखिए जी, डेरिवेटिव निकाल ln ऑफ sin 2x का। यू ऑल नो दैट के 1 ओवर sin 2x बनेगा, फिर sin 2x डेरिवेटिव cos 2x बनेगा और एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 2 cot 2x। सो यू कैन डू दैट। ओमेगा के साथ क्वेश्चन है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ओमेगा, आप सबको पता है कि 1 ओवर ओमेगा बराबर किसके होता है, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है जी। तो यहाँ से 5 ओवर ओमेगा जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, 5 ओमेगा स्क्वायर के -8 रेज टू पावर क्या है 2। इनमें से अगर आप 5 कॉमन कर लें स्टूडेंट तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, दैट इज इक्वल टू -1। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अल्टीमेटली आप देखें 8 और 5 13 का स्क्वायर 169, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी। ऑप्शन में देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आप देखें ना, ट्राइंगल ABC 4R इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज आपको याद करने के लिए कहते हैं हम सर्कम रेडियस की, इन रेडियस की, एस्क्राइब रेडियस की। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें जो रिजल्ट है अगर आपको याद हो तो वो ये है कि साइन A/2 इंटू साइन B/2 और इंटू साइन C/2, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R, 4 इंटू कैपिटल R। अब ये स्मॉल r है बेसिकली इन रेडियस है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ प्लग इन कर दें, अगर रिजल्ट का पता हो तो सिंपल इज दैट कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4R, तो आप देखेंगे 4R मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू R ओवर 4R। ये कैंसिल तो डायरेक्ट सर्कम इन रेडियस बनेगा स्मॉल r। लेकिन याद रखें कि ये आइडेंटिटी या इस रिजल्ट का पता होना जरूरी है। इसके साथ ही क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा। एस सेट आपको दिया हुआ है 2 3 4 6, T है 1 2 7, F फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये उसकी ऑर्डर्ड पेयर है। वो आपसे पूछ रहा है बताएं F क्या है। ऑप्शन में कहता है 1 to 1 है या अ फंक्शन फ्रॉम T ऑन टू S, और बाकी सब ऑप्शन आपने पढ़ लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है दिस वन, इसका एनालिसिस कर लें। इसमें रेंज देखें 1 1 2 7। रेंज में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, ये किस पर डिपेंड करता है, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसकी रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो सेट क्या बनेगा, बेसिकली 1 2 और 7, 1 2 और 7, राइट। करना क्या रेंज का, रेंज के बारे में आप जानते हैं कि अगर रेंज इक्वल हो सेकंड सेट के, और सेकंड सेट मेरे पास यहां पर क्या है T। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, इस सेट से आ रहे हैं। तो सेकंड एलिमेंट जिस सेट से आ रहे हैं वो सेकंड सेट है। तो अगर रेंज इक्वल है सेकंड सेट के, जिसको कोडोमेन भी कहते हैं, तो फिर स्टूडेंट आपने क्या पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, जिसको आप सर्जेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट ये है कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेकंड सेट का, तो फिर आप इसे क्या कहते हैं,
इनटू फंक्शन कहते हैं। इसी वजह से मैंने रेंज कैलकुलेट, अब आप खुद फैसला करें, जो रेंज मैंने कैलकुलेट की है 1 to 7, वो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो कौन सा केस होल्ड कर रहा है? फर्स्ट केस होल्ड कर रहा है कि रेंज 1 to 7 सेकंड सेट की इक्वल आ रही है। तो समझ में बात आपको ये आ रही है कि इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वो बनेगा ऑन टू फंक्शन। ये बात तो समझ आ गई। फिर ऑन टू फंक्शन कैसा बनेगा? ऑन टू फंक्शन बनेगा फ्रॉम S to T, क्योंकि पहला जो सेट है उसका नाम क्या है? S है, दूसरे का नाम T है, तो S to T। अब आप ऑप्शंस पढ़ें। अब जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आती है, अल्फा में कहते हैं 1 to 1। भाई 1 to 1 तो हो नहीं सकता। याद रखें 1 to 1 के लिए दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, ये कभी भी 1 to 1 नहीं हो सकता, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। फंक्शन फ्रॉम T on to S, नहीं जनाब, केयरफुल देखें, T on to S नहीं है। T इसका जो है फर्स्ट सेट नहीं है, T सेकंड सेट। 1 to 1 मैं पहले रिजेक्ट कर चुका हूं कि 1 to 1 तो नहीं है। नॉट अ फंक्शन, ऐसी बात नहीं, फंक्शन तो वो है। हाँ, एक ही ऑप्शन रह गई है कि अ फंक्शन फ्रॉम S on to T, तो मैंने on to भी बना दिया और S to T भी आपको बता दिया। नेक्स्ट आप देखें, द नॉन जीरो वेक्टर A एंड B आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ। तो याद रखें, कोलिनियर होने के लिए या पैरेलल होने के लिए अपनी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? वो डेल्टा ऑप्शन में आपको नजर आ रही हैं। या तो ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी होगा, लैम्डा इसमें स्केलर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर जो लैम्डा टाइम्स ए होगा, लैम्डा इसमें स्केलर है। ये दोनों आपस में क्या है? कोलिनियर में भी यही कंडीशन होती है और पैरेलल में भी यही कंडीशन होती है। लैम्डा इसमें स्केलर है जो कि 0 के बराबर नहीं होता। लैम्डा पॉजिटिव हो तो आप पढ़ चुके हैं कि सेम डायरेक्शन होती है, लैम्डा नेगेटिव हो तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये फर्दर उसकी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट में जो आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना है, स्टॉप वॉच इज फिक्स टू रिंग एट व्हाट टाइम विल इट रिंग इफ इट स्टार्ट्स एट 11:40 PM पे शुरू कर रही है। डेट्स उसने बताया टेस्ट में 7 जून 2004 उसमें था। एंड द सेकंड हैंड, हाँ अब ये बात आपने गौर से पढ़नी है, जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड से मतलब जो क्लॉक या वॉच जो भी है उसमें एक आर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक तीसरा होता है सेकंड हैंड जो सेकंड्स के साथ चल रहा होता है। ठीक है, तो सेकंड हैंड से मुराद वो सेकंड वाला हैंड है। ठीक है, सेकंड हैंड हैड टू ट्रांसवर्स एन एंगल ऑफ 9000 डिग्री बिफोर रिंगिंग। बात क्या समझ आई? बात समझ आई है कि एक वॉच है जिसको रिंगिंग के ऊपर रखा गया है, यानी उसने रिंग करना है, उसको फिक्स किया गया। ठीक है जी, अब सिचुएशन ये है कि उसका टाइम शुरू वो कर रहा है 11:40 PM के ऊपर, 7 जून डेट है, ईयर 2004 में है, यहाँ से वो शुरू कर रहा है। रिंग कब करना है उसने, उसके बारे में वो बता रहे हैं आपको कि जो सेकंड हैंड है ना उसको 9000 डिग्री का एंगल बनाना है। जो सेकंड हैंड है वो 9000 डिग्री का जो एंगल है जब वो बनेगा, फिर वो क्या करेगा? फिर वो जो वॉच है वो रिंग करेगा, जिसमें लिखा हुआ है एन एंगल ऑफ 9000 डिग्री बिफोर रिंगिंग। रिंगिंग से पहले इतना एंगल बन जाना चाहिए, इतना एंगल बनाएगा तो फिर रिंगिंग हो जाएगी। बात आपको समझ आ गई है? अब आप देखेंगे इसमें करना क्या है, आपने करना इसमें ये है कि सेकंड हैंड की तरह इंफॉर्मेशन के ऊपर आ जाए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सेकंड हैंड से मुराद वो वाला हैंड है जो सेकंड वाला होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं सेकंड हैंड जो है वो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल टर्न करता है? आप सब जानते हैं कि 360 डिग्री, यानी सेकंड हैंड 1 मिनट जब होता है पूरा चक्कर काट लेते हैं, पूरी रेवोल्यूशन करता है। यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ कि 1/360 मिनट के अंदर वो कितना एंगल बनाएगा? वो बनाएगा 1 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि 9000 डिग्री एंगल उसने बनाना है। आप सब समझ रहे हैं, मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, दोनों तरफ 9000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 9000 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने का मतलब ये होगा कि 25 आएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि 9000 डिग्री जो है सेकंड हैंड 9000 डिग्री का एंगल तब कंप्लीट कर रहा होगा जब टाइम कितना गुजरेगा? 25 मिनट, 25 मिनट। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा, और काम क्या है? रिंगिंग। अब आपको ये समझा रहा हूँ कि देखें वो शुरू कहाँ से होता है, उसका टाइम है जी 11:40 PM, और उसने कहा जी 7 जून, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2004। ठीक है, आपको ये समझ आई है कि अच्छा भाई 25 मिनट चाहिए, हमें 25 मिनट चाहिए जो मैंने कैलकुलेट करके दिया है 9000 डिग्री एंगल ट्रांसफर्स करने के लिए सेकंड हैंड को। तो भाई यहाँ 25 मिनट डाल दें। आप सबको टाइम पता है, इस टाइम के बाद जब आप 25 मिनट्स की तरफ जा रहे होंगे तो ये आ जाएगा AM बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 12:05
अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं, ठीक है। 12:05। अब आपने नोट करना है, जब 12:05 होंगे PM से AM आएगा तो डेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डेट 7 जून थी तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 8 जून। हाँ, अलबत्ता ईयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो वो वही रहेगा। यहाँ पर इससे पहले जो है 00। अच्छा भाई 00 के आगे मैंने कहा 12:05। 00 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक 24 आवर फॉर्मेट होता है आप सबको पता, और एक 12 आवर फॉर्मेट होता है। अब ये जो फॉर्मेट है जहां पर 00 लगे हुए हैं, 12:05 के लिए ये फॉर्मेट 24 आवर्स वाला होता है। ये चॉइस यहां पर दी हुई है। यहां पर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो सारी ऑप्शन में आपको नजर आएगा कि 8 जून 2004 और ये टाइम है जिसके बाद वो रिंग करेगा। बाकी सारी ऑप्शंस को केयरफुली आपने देखना है, ये ना कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज करेगी। यहाँ पर बेसिकली PM लगा हुआ है, तो आपको पता है कि 11:40 PM के बाद टाइम PM नहीं होना, उसने AM बनना है। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा PM लगा हुआ है और डेट भी चेंज नहीं की हुई, लिहाजा ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट आप आ जाए इस क्वेश्चन में, कंप्लीट द टेबल सच दैट द सेट ABC फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर स्टार। ये ऑपरेशन दिया हुआ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार यहाँ नजर आ रहा है आपको। वो कहता है ये जो सेट है ABC, ये ग्रुप है अंडर स्टार। आप इस टेबल को कंप्लीट करें। ग्रुप टेबल है बेसिकली, कैलिस टेबल भी कहते हैं। एनीवेज ग्रुप टेबल की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, अब इसमें बहुत सारे काम ज़ाहिर किए जा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इसके आंसर तक लेके जा रहा हूँ और उसका जो ट्रिक है, ट्रिक के साथ मैं आपको आंसर तक लेके जा रहा हूँ। याद रखें टेस्ट में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन इसी तरह टेबल बना हुआ है, ये इसकी ऑप्शन है। ट्रिक ये बता रहा हूँ कि अगर ये टेबल जो है ये ग्रुप के टेबल बना हुआ है, ग्रुप एक सेट जो ग्रुप है उसका टेबल है, ग्रुप टेबल बना हुआ है, तो इसमें फिर हर कॉलम के अंदर आप देखें तो हर कॉलम में हर एलिमेंट को एक दफ़ा आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ABC। तो अगर आप इस कॉलम में देखेंगे C आ गया, A आ गया, तो कौन नहीं आया, B नहीं आया, तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा। ये ज़रूरी है, यानी हर कॉलम के अंदर जो सेट जो आपको दिया हुआ जो ग्रुप है उसका हर एलिमेंट आना ज़रूरी होता है, मस्ट है इसके अंदर। अच्छा, इसके ऊपर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, A है, B है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, C, तो यहाँ पर C आना ज़रूरी है। दैट्स ऑल। तो आपको ये समझ आ रही है कि हर कॉलम में और हर रो के अंदर हर एलिमेंट का आना, एक दफ़ा आना, ये ज़रूरी है। तो B और C स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आप देखें, द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमेशा बताता हूं कि इसका ट्रिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो लाइन यहां से निकलती हैं क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन से, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होती हैं, ये रियल एंड कोइंसिडेंट भी होती हैं और ये इमेजिनरी भी होती हैं। आप टेस्ट में उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसकी जो कंडीशन आप सबको याद है कि h² - AB ग्रेटर देन 0, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या बनेगा, रियल एंड कोइंसिडेंट। लेस देन 0 करेंगे तो क्या बनेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी बन रही होती है। ठीक है, अब आप देखें ऑप्शंस में डेल्टा इसका आंसर है, यानी इसको आप इधर शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, cos 65 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री, दो कॉज माइनस हो रहे हैं। आप सबको फॉर्मूला आता है और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो याद आपको करवाया होता है, दो कॉज माइनस हो रहे हैं यानी cos A माइनस cos B। तो क्या फॉर्मूला है, -2 sin A प्लस B/2 और फिर sin A माइनस B/2। सो यू नो दैट। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करें, -2 sin लिखें A प्लस B। A कौन है 65 और B कौन है 35, तो 100/2 यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। फिर sin लिखें और A माइनस B, 65 - 35, 30/2 क्या बनेगा 15 डिग्री। लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग, डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब ये बायनॉमियल सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म आपने बतानी है। ओपन आपको करना पड़ेगा, ज़ाहिर है 1 - x रेज़ टू पावर -2 है। ओपन करना आता है 1 + nx और फिर उसके बाद n × n-1/2 फैक्टोरियल और फिर x का स्क्वायर। तो बस फर्स्ट 3 टर्म हो गई हैं। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, आप पास आंसर आ जाएगा। तो बनेगा 1 + 2x, ऑप्शन भी देखा करें ना। अब 1 + 2x है तो 1 + 2x दो ऑप्शंस में दिया हुआ। ठीक है, अगली बात चलते हैं हम। यहाँ पर क्या बनेगा, ये -2 इस 2 के साथ कैंसिल कर लें, -3 यहाँ से बनेगा और एक नेगेटिव यहाँ पर है, ये इसको पॉजिटिव कर देगा और x²। तो कहना चाहता हूँ कि +3x² आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखें तो बीटा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा,
cos 2 sin इनवर्स। मैनी टाइम वी हैव डन दिस क्वेश्चन, टेस्ट में भी आ रहा है। और वो क्या इसका ट्रिक होता है कि जो इंटरनल फंक्शन है उसका आपने क्या करना है, राइट ट्रायंगल बनाता हूँ। जब राइट ट्रायंगल बनाएंगे स्टूडेंट तो साइन की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस निकालें फिथागोरस थ्योरम से तो वो क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। फिर आपको ये समझाता हूँ कि जो आउटर फंक्शन है उसकी रेशियो निकालें इस ट्रायंगल से। आउटर फंक्शन मेरे पास कॉस है, कॉस की रेशियो निकालें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये सिर्फ कॉस नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मिस ना करें, ये cos 2। तो याद रखें इसमें आप लोग यूज करेंगे cos 2 थीटा, जो भी आप यूज कर लें, एक्स कर लें। अब इसका 3 फार्मूले हैं, उसमें से एक जो मुझे सूट करेगा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो लेट्स डू दिस थिंग। अब जब आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन की रेशियो बेसिकली क्या है, x ओवर 1। इसकी मुझे अब जरूरत नहीं रहेगी। तो x और 1 का मतलब x है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x और x का स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन आप देखें तो बीटा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें, a सुपर सेट है b का, यानी b सबसेट है a का। उसके बाद उसने कहा जी b सुपर सेट है c का, यानी c सबसेट है b का। तो बताएं a इंटरसेक्शन c क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि वेन डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो बात आसान होगी। वेन डायग्राम कहते हैं सी सबसेट है बी का, तो मैं यूं बना रहा हूं कि सी सबसेट है बी का। फिर उसने क्या कहा, बी सबसेट है ए का, तो बी को सबसेट बना लें आप किसका, ए का। बात समझ आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी बनाएं, ए और सी का कॉमन बनाएं। आपको नजर आ रही है कि सी ए का सबसेट कॉमन करेंगे तो असल में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में जो आंसर होता है हमेशा सबसेट आता है, और यूनियन में आंसर क्या होता है, हमेशा सुपर सेट होता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर है, बहरहाल चार्ली इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखिए जी, दिस इज द इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटुस रेक्टम। अब जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है वो है वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेस्ट में बिल्कुल ऐसे आई हुई है। ये किसकी इक्वेशन है, ये बेसिकली इक्वेशन है हाइपरबोला की। ठीक है जी। अब हाइपरबोला में क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है उसके नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर, और नेगेटिव के नीचे आपने क्या लेना है, बी स्क्वायर। ठीक है जी। लेंथ ऑफ लेटुस रेक्टम का जो फॉर्मूला है व्हाट इज दैट, 2b स्क्वायर ओवर ए। सो व्हाट इज बी स्क्वायर 1, और ए पे जाएंगे तो ए स्क्वायर 9 है, तो ए फिर क्या बनेगा यहाँ पर 3। सो फाइनली द लेंथ ऑफ लेटुस रेक्टम इज 2/3। ऑप्शन देखेंगे तो चार्ली इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें जी, द पॉइंट डिवाइडिंग ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। रेशियो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। एक पॉइंट है यहाँ पर ए विच इज़ 1 and 2, और एक पॉइंट यहाँ दिया बी विच इज़ एक्चुअली 3 and 4, और जो पॉइंट आप निकालना चाहते हैं उसको कहीं पर भी बना लें 1:2। रेशियो फार्मूला क्या कहता है, रेशियो फार्मूला आपसे कहता है कि आपने इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट एक्स के साथ, यानी 1 into 3। फिर आप इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट एक्स के साथ, मतलब 2 into 1, और इसको डिवाइड कर दें रेशियो के सम के ऊपर। ठीक है जी। तो 5/3 बन रहा है। ऑप्शन को जरूर देखा करें, एक ही ऑप्शन है 5/3, यही इसका आंसर है। मैं फिर पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। वाई आप कैसे निकालते हैं, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें वाई के साथ 4, इसको मल्टीप्लाई करें सामने वाई के साथ 4, और फिर 1 + 2, तो अल्टीमेटली आपको नजर आ रहा है कि बनेगा 5/3 और 8/3, जो मैं पहले बता चुका हूं। ऑप्शन कौन सी बनती है, चार्ली इसका आंसर बनता है। लेट ए एंड बी एंड सी बी मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन एस इज इक्वल्स टू, मैं बता चुका हूं पहले भी कि एस क्या होता है, बेसिकली हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब तीनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। आसान क्वेश्चन भी टेस्ट में आते हैं, सिंपल इजी भी आते हैं, ट्रिकी भी हैं, कैलकुलेशन वाले भी हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप इस वक्त देख रहे हैं ये सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू सॉल्व, सिर्फ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। एवेल्युएट करें इस डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, मैं हमेशा समझाता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएं, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि डिवीजन कर लिया करें, लॉन्ग डिवीजन कर लिया करें। सो इफ़ आई डू लाइक दिस इज़ 8x एंड दिस इज़ बेसिकली 4x + 3। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8x, और ये बन जाएगा 6। ये हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल। अब आप इसको लिखते कैसे हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये इसकी फॉर्म बन गई। हमें क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स, हमें ये फ़ायदा हुआ
इम्प्रॉपर को आपने प्रॉपर बना लिया, मत भूलें कि यहाँ पर लिमिट्स भी दी हुई हैं। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x और लिमिट्स 0 से 1 माइनस, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आपने बनाना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 4x, 4x से डेरिवेटिव पर क्या बनेगा 4, तो 6 को निकालें बाहर, 4 से करें मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, यू गेटिंग इट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ln ऑफ 4x प्लस 3 और ज़ाहिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा मॉड, यूजुअली लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेकर 1 तक। आई एम श्योर इसके बाद आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, आप लिमिट्स अप्लाई कर लेनी। अगर मैं इसे कर भी दूं सो इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकंड्स, लाइक 2 अगर आप x को 1 पुट करेंगे, 1 0 को पुट करें 0, ये क्या बन जाएगा 3/2 कैंसिल करके लॉग ऑफ, आप x को यहाँ 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो बेसिकली क्या बनेगा लॉग ऑफ 7, यहाँ 0 पुट करेंगे तो लॉग ऑफ 3। सो दिस इज योर आंसर। अब आंसर निकालने के लिए उसने एक स्टेप ऑप्शन में और किया हुआ है, दैट इज 2 - 3/2। लॉग माइनस हो तो आपको पता है कि आर्गूमेंट्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन 2 - 3/2 log of 7/3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जी y इज इक्वल टू e⁻x/3 निकालना है, 3 दफ़ा उसको डिफ्रेंशिएट करें। अब ट्रिक तो मैं बताता होता हूँ, आप इसको कर भी सकते हैं कि 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद e⁻ax जो है वो e⁻ax ही रहेगा। लेकिन जो बात स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो ये है कि इसकी पावर को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होता है हर दफ़ा। पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे a, दूसरी बार करेंगे एक और a आ जाएगा, वो उसको a² बनाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और a आ जाएगा, a³ बन जाएगा। तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ a³ आ जाएगा। आसान तरीका ये समझाता हूँ कि पावर का जो डेरिवेटिव है यहाँ a, उसकी यही पावर ले लिया करें जितने डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ऑप्शन देखें डेल्टा इसका आंसर है। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस वन। अब ऐसा क्वेश्चन यूजुअली जो है वो IQ के पोर्शन में आ रहा होता है और सम टाइम ऐसा जो क्वेश्चन है वो एडवांस मैथ में भी देता है। अब ये एडवांस मैथ के पोर्शन में भी उसने पूछा हुआ है। आप सब जानते हैं कि इसका रूल आपने ढूंढना है, 3 और फिर मेरे पास है 5 एंड देन वी हैव 4, देन वी हैव 6 एंड 5। अब रूल कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, रूल आपको एट द स्पॉट सोचना पड़ता है। मैं इसको यूँ सोच रहा हूँ कि 3 के बाद 5 आया तो अल्टीमेटली 2 प्लस किया, 5 के बाद 4 आया तो 1 माइनस किया, 4 के बाद 6 आया तो 2 प्लस हुआ और फिर यहाँ पर 1 माइनस। तो रूल मुझे ये समझ आ रहा है, 2 प्लस करें 1 माइनस करें, 2 प्लस करें 1 माइनस करें। अब यहाँ पर बात किसकी आ जाएगी, 2 प्लस करने की। जब आप 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7। मत भूलें कि उसने कहा हुआ है नेक्स्ट 2 टर्म्स, इसके आगे भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था 2 प्लस, इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ 1 माइनस, 1 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 6। तो अल्टीमेटली मेरा ये आंसर बन रहा है 7 और 6 नेक्स्ट 2 टर्म्स, जो कि अल्फा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 2 sin 40 डिग्री और उसके बाद cos 20 डिग्री। तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा इसका फॉर्मूला 2 sin अल्फा cos बीटा ट्रिग्नोमेट्री का। आपको याद है फॉर्मूला क्या था, sin अल्फा प्लस बीटा और प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। आप अल्फा बीटा लिखें या ए बी जैसे मर्जी कर लें। इन दिस क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, sin, इसको अल्फा ले रहा हूँ और इसको बीटा, 60 बन जाएगा और उसके बाद sin 20 बन जाएगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग ईटा ऑप्शन जो आपको नजर आ रही है इसका आंसर बन रहा है। 5 ऑप्शन के साथ मैं बार बार बता रहा हूं कि फास्ट के टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आ रहे हैं। सो I क्रॉस J बताएं। अब I क्रॉस J तो आप सबको पता है वो बराबर होता है K के, लेकिन ऑप्शंस में आपने देखना है कि आप सब जानते हैं कि क्रॉस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन अगर आप नेगेटिव लगा दें फिर वो होल्ड इस तरह से करती है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं जी n इंटू n+1 n+2 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल आपने बनाना है। इसका ट्रिक और तरीका हमेशा आप लोगों को लेक्चर में समझाता हूं कि याद रखें कि जब भी क्वेश्चन आए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ कंफ्यूज ना करें, गलती ना करें, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या बनेगा, सबसे पहले n+2 आएगा, फिर n+1 आएगा, उसके बाद n आएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यानी इसमें से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, अल्टीमेटली 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा n-1, और इसके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये बेसिकली ट्रिक है जो आपको बताता होता हूँ। अब न्यूमरेटर में सारा क्या बन जाएगा, n+2 से शुरू हो रहा है तो n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। ऑप्शन में आप देखेंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट आप देखिए, सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 16 इंचेस, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 1.5 रेडियंस। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि फास्ट के टेस्ट में ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, थीटा क्या है जी? एंगल, सेंट्रल एंगल 1/2, यहाँ पर दिया 1.5 पाई, ये क्वेश्चन में गिवन है। आर कहाँ पर है? आर तो है ही नहीं, आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस उसने कहा हुआ है 16 इंच है, तो फिर आप सबको पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, जो कि बराबर 16 के। आर निकालना है, 2 पाई को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे तो 8/पाई ये रेडियस बन जाएगा। इसको यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, स्क्वायर कर लें तो बनेगा 64/पाई स्क्वायर। बस ये इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आप लोगों को। अल्टीमेटली क्या बनेगा? 1/2 इंटू 15/10 और 16 पाई। चलें एक बार फिर लिख देता हूँ। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बाकी सारी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 48/पाई डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या जी? r + 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब बड़ा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो पहले भी समझा रहा था आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। r + 1th टर्म जब आप निकालते हैं स्टूडेंट, तो फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज NCR a⁻n - r और b⁻r। सो ढूंढ लें इसको, चार्ली इसका आंसर बन रहा है, जो कि एक जनरल टर्म फार्मूला है बाइनोमियल का। गिवन दैट k ऑफ m उसने आपको ये दिया हुआ है और r ऑफ m यानी फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है 2m - 5। व्हाट इज दिस थिंग? अब वो कंफ्यूज करने के लिए k r m यूज कर रहा है। आप सब जानते हैं असल में ये है क्या? k ऑफ r ऑफ m का मतलब आपको क्या समझ आ रही है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। जैसे आप f ऑफ g ऑफ x पढ़ते हैं, तो वो जो f ऑफ g ऑफ x पढ़ा है वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ उसने k r और m की फॉर्म में दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे? आप r ऑफ m यहाँ दिया 2m - 5, उसे कहाँ पुट करना है? k के अंदर। k आपको ये दिया हुआ है 5 - 2 और m चूँकि वेरिएबल, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे? 2m - 5। सो सिंप्लीफाई कर लें, 5 - 4m और +10, दिस इज समथिंग लाइक 15 - 4m। लेट्स सी, यस 15 - 4m अल्फा इसका आंसर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिमिट का है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। अब इसका ट्रिक बहुत दफ़ा आप लोगों को समझाता हूँ कि सबसे पहले देखें, लिमिट अगर इन्फिनिटी पे जा रही है, ये फ्रैक्शन कौन सा? ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ है और डिग्री देखें, दोनों की डिग्री क्या है? सेम। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में जो केस बना हुआ है वो वाला केस है जहाँ पर डिग्री इनकी क्या है स्टूडेंट? सेम। तो ट्रिक मैं क्या समझाता हूँ? ट्रिक समझाता हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट निकालें, लीडिंग कोएफिशिएंट्स की रेशो ले लें। लीडिंग कोएफिशिएंट ऊपर 2 है, नीचे 3 है, एंड दैट्स ऑल, स्ट्रेट अवे आपको इसका आंसर मिलेगा। स्टूडेंट दीज वर द क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट टेस्ट में आए हैं, दीज वर ओरिजिनल क्वेश्चन विद ओरिजिनल ऑप्शंस। इन क्वेश्चन में देखिए आप हर तरह का सवाल टेस्ट में आता है, सो इनको ज़रूर देखें, कनेक्टेड रहें, और ये बहुत आपको आने वाले दिनों में जो टेस्ट होगा उसका फ़ायदा होगा इसके अंदर। सो विश यू वेरी गुड लक।